तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर भैया फिर से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चहेते चैनल मेडिकल बायोलॉजी इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, तो बेटा आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ। क्या टॉपिक की बात करेंगे, हम बात करेंगे ओम्स लॉ का। बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, बिल्कुल अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके समझेंगे ओम्स लॉ को। जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल समझाया था, वैसे ही हम ओम्स लॉ के बारे में भी बात करेंगे। बहुत अच्छे से मजा लेके बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और बोर नहीं होना बेटा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब पहुंचा दो पूरा यार, फैला दो अपने इंजीनियर भैया को यार। हम भी तो फेमस होना चाहते हैं, मेहनत करना, रातों की नींद उड़ा उड़ा के तुम्हारी पीपीटी बनाता हूं, लैंग्वेज शॉर्ट करता हूं ताकि तुम लोगों को 10th वाले बच्चों को क्या लगे, ये भारी ना लगे, बुक देख के डरे नहीं। बुक में क्या होता है, आपके एनसीईआरटी जो थे होता इतना सा है, लिखते इतना बड़ा है। और भाई तुम्हारे लिए इंजीनियर भैया यहाँ पे बैठा हुआ है जो शॉर्ट करके ले आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ज्यादा ज्यादा बंदों को पहुंचाना और ज्यादा ज्यादा बंदों को जोड़ो हमसे, उन्हें बताओ। आपको नोट्स भी मिलेगा, आपके लिए हमने टेलीग्राम लिंक भी बना रखे, ग्रुप भी बना रखे, ताकि आपको नोट्स पीडीएफ जो भी हो, जो भी चाहते हो आपको सब मिलेगा हमारा। आपके लिए हमने ऐप भी ले आया। यार हम चाहते हैं कि आप लोग जो नहीं जा पा रहे ट्यूशन किसी रीजन से, या कोई कभी कुछ आ जा रहा है, तो हमारे लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे लेके वीडियो लग रहा है, ऐप पे लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग क्या हो, घर बैठे बैठे रजाई में बैठ के मूंगफली छिलते छिलते पढ़ लो। क्या समझे, मूंगफली छिलते छिलते खाते खाते मजे से पढ़ लो। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है। क्या करना है, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है। चलिए अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ। यानी हमारा जो आज का जो फिल्म है वो है ओम्स लॉ पे है, और जो हमारा हीरो है इस फिल्म का वो है ओम्स। क्या है, ओम्स से मिलता जुलता हीरो होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे। अभी मैं हीरो हीरोइन विलन को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, पहले जान लेते हैं कि ओम्स लॉ था कौन, ये ओम्स है कौन। ठीक है, यानी ये कौन था, एक जर्मन फिजिसिस्ट था। कौन था, एक जर्मन फिजिसिस्ट था जो 1800 मतलब जो क्या था 1827 में, क्या बोला मैंने, जो 1827 में उसने क्या किया था, ओम्स लॉ दिया था। इसका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम्स। क्या था, जॉर्ज साइमन ओम नाम था उस जर्मन फिजिसिस्ट का। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। उसने कब दिया था ओम्स लॉ, 1830 और 1827 में। कब दिया था, 1827 में, या हिंदी बोलेंगे तो 1827 में उसने क्या दिया था, ओम्स का नियम दिया था। तो ओम्स लॉ क्या बोलता था, कुछ नहीं बोलता था बेटा, बस बोलता था कि जो करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि जो करंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। मतलब मैं यानी क्या बोला उसने, रिलेशन किसके होगा, पोटेंशियल के, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के, जिस दो बीच में हम जो इस दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या समझ में आ गई। क्या बोला उसने कि किसी सर्किट में, यानी किसी सर्किट है जो कंडक्टर है, उसमें क्या होता है कि किसी जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में। क्या बोला ओम्स लॉ ने, जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके एंड पे, उसके एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जा रहा है बाय द सोर्स ऑफ बैटरी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी क्या होगा, ओम्स लॉ क्या है, जो पोटेंशियल है वो क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो है यानी वोल्टेज जो है वो क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये प्रोपोर्शनल यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, करंट यानी विद्युत धारा के सीधे अनुपातिक होता है। क्या होता है, सीधे अनुपातिक होता है। लेकिन जैसे हम ये अनुपातिक का सिंबल या प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल हटाएंगे तो वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो अब एक कांस्टेंट को जब मैं v/i कर दूंगा, मैंने क्या किया, जैसे प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो क्या आया, एक कांस्टेंट आया ri। क्या आया, कांस्टेंट आया r। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंबल है r, इसको बोलते हैं हम, ये क्या है, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है r। तो यानी v बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आई आर के बराबर आ गया। क्या आ गया, आई आर के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे जो r है, ये भाई साहब जो r जो आए हैं, ये r है कौन, ये r है क्या,
जो ये आर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आ रहा है उसको बेटा हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे? ओम्स ने क्या बोला कि जो आर हैगा ये क्या आएगा? रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? आर क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। बेटा समझ में आ गई बात है? फिर बोल रहा हूं, आर क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? आर रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस होता क्या, या फिर क्या बोलेंगे? प्रतिरोध भी बोलेंगे। आर को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिरोध भी बोलेंगे। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी बेटा। क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जो क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है, या फिर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है या फिर जो करंट होता है इसको क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? करंट या जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है इसको अपोज करता है, यानी क्या करता है? उसका विरोध करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये विरोधक है। क्या है? जैसे होता है ना मोदी और केजरीवाल में, अरे जो क्या मोदी जी ने किया, फिर मोदी भी बोलता है इसको, एक दूसरे के विरोध करते रहते हैं ना। तो ऐसे ये भी है, यानी जो रेजिस्टेंस है ये किसका विरोध करेगा? ये किसको रोकने की कोशिश करेगा? यानी जो प्रतिरोध है किसको रोकेगा बेटा? वो रोकेगा फ्लो ऑफ चार्ज को। अब फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा तो क्या होगा? करंट भी रुक जाएगा। तो मतलब किसको अपोज करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को, या फिर किसको? करंट को। किसको करता है? करंट को, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं? कभी कभी हम बोलते हैं जो रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है। क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है, यानी जो करंट के बीच में रुकावटें डालता है। क्या डालता है? करंट के बीच में रुकावटें डालता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? वो होता है ओम। देखिए जैसे ओम ने दिया था, किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए इसका ऐसे नोट किया गया, ओम पड़ गया। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ये इटालियन ग्रीक सिंबल है, इसको ओम ये वाला इस सिंबल से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? ओम को। किस रिप्रेजेंट करते हैं? ओम को। ठीक है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? V अपॉन में। देखो हमें V बराबर क्या आया था? आर आई आया था, तो आर क्या आ जाएगा? V अपॉन में आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर क्या आ जाएगा हमारा? V अपॉन में आई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से पता चलेगा ना एक ओम में क्या क्या होता है। तो एक ओम में क्या होगा? एक वोल्ट होगा और एक एम्पियर होगा। मतलब समझ में आया? एक ओम का रेजिस्टेंस कब बोलेंगे? एक ओम का रेजिस्टेंस जब क्या करेगा? वो जो एक ओम होगा वो क्या करेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस पे एक एम्पियर करंट को रेजिस्ट करेगा। क्या होगा कि जब एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे किसी सर्किट के एंड पे एक किसी कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 1 वोल्ट है, और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जब रेजिस्टेंस 1 एम्पियर करंट को रेजिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे हम 1 ओम। क्या बोलेंगे? 1 ओम। तो 1 ओम क्या होता है? 1 ओम बराबर क्या गया? वोल्ट पर एम्पियर के बराबर। किसके बराबर गया? वोल्ट पर एम्पियर के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, तो चलिए अब जो क्या होता है, अब जो आता है रेजिस्टेंस होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस जिस आप देखिए जैसे कि करंट मेजर करने के लिए क्या था हमारे पास? एमीटर। वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या था हमारे पास? वोल्ट मीटर। ऐसी क्या होता है? अब ऐसा क्या होगा? ऐसा क्या? ऐसा कंडक्टर, ऐसा कौन सा कंडक्टर जो क्या करेगा? करंट को रजिस्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। अब रजिस्टर भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर भी हमारे पास क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर, और एक जो होता है वो होता है रियोस्टेट। एक क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और एक क्या होता है? ठीक है, बात करते हैं। एक क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और एक क्या होता है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? एक ऐसा रजिस्टर जिसको 2 टाइप के रजिस्टर होंगे। एक होगा फिक्स्ड रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा, और एक होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी करता रहेगा। जिसका रेजिस्टेंस क्या करेगा? वो वेरी करता रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, या वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? एक ऐसा मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होगा। क्या होगा? ये एक ऐसा कंपोनेंट होगा, एक डिवाइस होगा जो क्या यूज किया जा रहा है? रेजिस्टेंस, यानी जो क्या यूज किया जाता है? करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? करंट को रेगुलेट, मतलब कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट जो क्या करेगा? करंट को रेगुलेट करेगा। किसको रेगुलेट करेगा बेटा? करंट को रेगुलेट करेगा बगैर उसके पोटेंशियल में चेंजेस लाए। बगैर उसके पोटेंशियल में चेंज, यानी जो विद्युत धारा को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा बगैर उसके जो विभव है उसको चेंज किए बगैर। ठीक है,
बात समझ आ गई। तो ऐसे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, ऐसे कंपोनेंट को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जो एग्जांपल है इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का, वो एग्जांपल क्या है, रजिस्टर और रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट क्या है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसके हेल्प से क्या करता है, हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये था हमारा ओम्स लॉ था। अभी तो बस हमने ओम्स लॉ ने क्या बोला ये हमने जाना है, क्या जाना है, अभी तो सिर्फ ओम्स लॉ ने क्या बोला कि हमने ओम्स लॉ ने क्या बोला है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी कंडक्टर में अगर करंट पास हो रहा है और उसके एंड पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, करंट जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल या फिर वोल्टेज दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, दोनों के डायरेक्टली, ये दोनों क्या होंगे, दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल या फिर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर बेटा। चलिए अब बात करते हैं, अब कुछ पॉइंट रिलेटेड है रेजिस्टेंस से लेके, क्या बात करेंगे, कुछ पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब कुछ नहीं करना, पॉइंट रिलेटेड नहीं, रेजिस्टेंस के नहीं है, बस ये जानना है किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होगा। रेजिस्टेंस के बेसिस पे कंडक्टर को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है। रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या किया, कंडक्टर को डिफरेंशिएट किया है। किसके बेसिस पे किया है, रेजिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं, देखो मैंने टेबल बना रखा है ना आप लोगों के लिए, इजी से, मैं बोला ना कि इजी से इजी वे में लेकर आऊंगा। ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है हमारा कंडक्टर, ये क्या है हमारा कंडक्टर कैसा होगा, और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अगर गुड कंडक्टर है, कोई कंपोनेंट या कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, अच्छा कंडक्टर है, क्या है वो, क्या है, गुड कंडक्टर है, तो डेफिनेटली से बात है कि गुड कंडक्टर का मतलब क्या, करंट इजीली फ्लो कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, करंट इजीली फ्लो कर रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस इसको अपोज नहीं कर रहा है, जो रेजिस्टेंस इसको अपोज नहीं कर रहा है, तो जो इसकी रेजिस्टेंस होगी या इसकी जो रेजिस्टेंस क्या होगी, वो लो रेजिस्टेंस का होगा। क्या होगा, वो जो अच्छा कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर है, जो अच्छा सुचालक है, जो चालक है चार्ज का, वो क्या होगा, वो लो प्रतिरोध रखेगा। क्या रखेगा, प्रतिरोध कम प्रतिरोध का होगा। अब बात करें रजिस्टर। अब वो कंपोनेंट क्या है, वो कंडक्टर का एक रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर है। तो अब उसमें मैंने रजिस्टर बोला तो इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, करंट को ज्यादा से ज्यादा अपोज कर, जाने भी देगा पर अपोज भी करेगा, जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं, उस करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर है, यानी एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होगा उसका। दूसरी बात है पुअर की, क्या बात आ रही है, अगर वो कंडक्टर क्या है, पुअर कंडक्टर है, क्या है, अगर वो कंपोनेंट क्या है जिसकी कंडक्टिविटी क्या पुअर है, यानी पुअर कंडक्टर, सिंपल सी डेफिनेटली सी बात है कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा हाई होगा, मतलब इतना ज्यादा हाई होगा, वो क्या करेगा, पूरे का पूरा करंट को रोक ही देगा, क्या मैनेज अंदर तो बढ़िया से। ठीक है, बात समझ आ गई। यानी अगर कोई करंट, ये कोई कंपोनेंट है और इसके जो कंडक्टर है ये पुअर कंडक्टर है, क्या है, पुअर कंडक्टर। अब यहां से जो क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो करना जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये चार्ज फ्लो करने जा रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। अब ये बोलेगा तू जाके दिखा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो यानी जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा। क्या होगा, वो पुअर कंडक्टर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने की। अब बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर पे, किसकी बात करेंगे, एक जो कंडक्टर का एक ऐसा फैक्टर जिसपे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी का, वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी ज्यादा होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, बढ़ता है या घटता है। ठीक है, उन फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे कैसे किस फैक्टर के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किस फैक्टर के साथ रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए अब हमारे पास तीन फैक्टर होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है एरिया, और एक है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है, जो मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं, जिस मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन तीन फैक्टर है हमारे पास। एक क्या है, लेंथ, एक क्या है, लेंथ है, क्या है हमारा, एक लेंथ है। ये कहने का मतलब है जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है लेंथ के, मतलब क्या है, इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्या है, इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, अगर लेंथ, देखो बेटा ऊपर जो एरो बना रहा हूं मैं, इसका मतलब है इंक्रीज करना है। क्या मतलब है इसका, इंक्रीज करना। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो इसका डेफिनेशन होता है डायरेक्टली क्वेश्चन, तो आर भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, आर भी इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ, नीचे वाला एरो बताएगा डिक्रीज को, अगर लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो आर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, जो आर यानी जो रेजिस्टेंस भी होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, आर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा, ये तो था लेंथ फैक्टर वाला। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जो अगला हमारा जो बात है, जो फैक्टर है, अगला फैक्टर, दूसरा जो फैक्टर है कि किस पे जो डिपेंड करता है वो है एरिया। देखिए अब ये क्या बोलता है, अब ये जो बोलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब एरिया क्या है, नीचे है। एरिया क्या है, नीचे है। इनवर्सली मतलब क्या होता है, 1 में ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। अगर एरिया क्या है, नीचे है, अगर एरिया इंक्रीज करेगा, अगर एरिया इंक्रीज करेगा, बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, अगर नीचे वाला किसी डिवाइड में अगर नीचे वाला ज्यादा बड़ा होता है तो इसका आंसर क्या होता है, बहुत ही छोटा आता है ना। नीचे वाला जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका आंसर क्या आएगा, उसका रिजल्ट भी क्या होगा, उतना ही छोटा आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर एरिया की बात करें, अगर हमने एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर किसी कंपोनेंट में एरिया इंक्रीज हो रहा है, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एरिया ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस नीचे आएगा, यानी अगर एरिया इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर एरिया डिक्रीज करा तो क्या बोला मैंने, अगर एरिया डिक्रीज करा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या होगा, क्या करेगा, एरिया। अगर सिंपल सी बात समझ में आ गई ना, अगर हमें किसी भी बॉडी को अच्छा कंडक्टर बनाना है, क्या बनाना, अच्छा कंडक्टर बनाना, तो उसका एरिया क्या कर दो, बढ़ा दो। एरिया क्या कर दो, उसका बढ़ा दो। एरिया बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्या होगा, बहुत अच्छा कंडक्टर, बढ़िया जो चार्ज का चालक हो जाएगा। बिजली का क्या हो जाएगा, जो हमारा जो बिजली है या जो विद्युत है उसका चालक हो जाएगा, अच्छा खासा चालक होगा। क्लियर है बेटा, तो समझ में आ गई एरिया वाला फैक्टर भी। अब कुछ होता है, कुछ मटेरियल जो नेचर होता है ना, कुछ मटेरियल कुछ नेचर ही होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी रखते हैं, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, जैसे नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब ऑलरेडी से ये बहुत ज्यादा अच्छा खासा रेजिस्टेंस पहले से रेजिस्टेंस रखते हैं, है ना। बात समझ आ गई, तो नेचर पे भी हम क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कहीं हम नाइक्रोम का यूज तो नहीं करी, कहीं हम टंगस्टन मटेरियल का यूज नहीं कर रहे, तो इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस पहले ही हाई होता है। अदर मेटल से जो अदर मटेरियल है उससे क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। बात समझ आ गई, क्लियर है। ठीक है, अब जो हम इन सबको इकट्ठे कंबाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, इन सबको जब हम इकट्ठे कंबाइन कर देंगे, इन सबको मैंने इकट्ठे कंबाइन, एक साथ कंबाइन करना है सबको, तो क्या हो जाएगा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कंबाइन कर दिया, तो अब मैं जैसे इसको कंबाइन कर दूंगा एक साथ, तो देखो दिख रहा है ना यहाँ पे आप लोगों को, जो आर होगा, वो जो आर है हमारा, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा ए के, यानी फैक्टर क्या आ गया, यानी आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, जो आर आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल अपॉन में ए के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एल अपॉन में ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। क्या हो गया, जो आर जो आ गया वो क्या आ गया, एल अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो, अब जैसे ये सिंपल सी बात, जैसे ओम्स में क्या था ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो क्या आता है, एक जो प्रोपोर्शनल सिंबल हटा रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको क्या बोलते हैं, रो है। ये जो रो सिंबल है ये क्या है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल था इसको हटा दिया किसने, ये रो नाम की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये जो रो है इसको बोलते क्या है,
ये जो रो है जैसे आर आया था वहां पे इसको रेजिस्टेंस बोला था, यहाँ पे इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलेगा ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, जो रो है यहाँ पे, ये जो रो है हमारा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यानी जो रो बराबर क्या आ गया, आर बराबर क्या आया था, रो एल अपोन में ए आया था, तो रो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो रो बराबर हो जाएगा हमारे पास आर, क्या हो जाएगा, रो बराबर हमारे पास आर ए अपोन में एल। क्या हो जाएगा, आर ए अपोन में एल। तो अब इसकी एसआई यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका एसआई यूनिट बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, सिर्फ ओम मीटर। क्या बचा, ओम मीटर। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है। क्या, ओम मीटर जो होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट है किसका, रेजिस्टिविटी का। किसका है, रेजिस्टिविटी का। चलिए अब देखो, मैंने कुछ डायग्राम है, इसके हेल्प से रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ था, जो फैक्टर अफेक्टिंग था ओम्स लॉ का, इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे देखो, ये 3 दोस्त है। क्या है, ये जो 3 बंदे दिख रहे हैं आपको, ये 3 बंदे दिख रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले आता ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, 3 दिख रहे हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। क्या समझो, आप लोग स्कूल का समझ लो अपना। क्या समझ लो, आप लोग स्कूल का समझ लो। ये मान लो कि ये आप हो और ये आपका दोस्त है। क्या है, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, और ये जो चीज है ये एक ऐसा चीज है जहां से आप क्या कर रहे हैं, हाफ, जो आपका हाफ रिसेस है, जो हाफ टाइम है, उसमें क्या करो, आप बंक मारने की कोशिश कर रहे हो। अब बंक मारने के लिए स्कूल से भाग रहे हो। क्या भाग रहे हो, स्कूल से भाग रहे हो। अब ये आपका टीचर आ गया। क्या आ गया है, ये आपका टीचर आ गया। यानी ये क्या होगी, अब ये फिल्म बन चुका है। आप हीरो, आपके साथ वाला दोस्त और विलन, और आपको अपने दोस्त को भगाना है। क्या करना है, आपको अपने दोस्त को भगाना है। तो सेम चीज यही होता है, जो पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हीरो होता है, और ये करंट जो होता है इसका दोस्त होता है। तो क्या करता है ये, देखो ये क्या करेगा, ये जो होगा इसको धक्का देगा, इसको क्या करेगा, पुश करेगा, ताकि तू बेटा तू फ्लो कर, करंट को क्या बोलेगा, फ्लो कर। ऐसे तुमने क्या किया, इसको धक्का दे रहे हो कि ताकि क्या जो बाहर हो जाए। लेकिन अब रेजिस्टेंस क्या है, विलन है। रेजिस्टेंस क्या है, विलन है। अब ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब यहां देखिए, अभी अगर देखो, अभी रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको रोकेगा। इसका क्या कर दिया, एरिया डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, मैंने बोला ना कि अगर एरिया डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ का क्या कर दिया इसने, इस पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये जो ये भाई साहब है, ये रेजिस्टेंस जो है ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसका लेंथ बहुत बड़ा है, ये जो पाथ है, ये जो चीज है, इसका लेंथ बहुत बड़ा है। चलो ये जो भाई साहब थे, जो ओम्स थे, ये जो मतलब जो रेजिस्टेंस थे, ये जो रेजिस्टेंस थे, ये करंट है हमारा, और ये हमारा क्या है, वोल्ट है, यानी ये वोल्टेज है। अब ये जो रेजिस्टेंस है क्या हो गया, अगर एरिया बहुत बड़ा है, क्या है, एरिया, अगर एरिया छोटा कर देगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, और ये क्या करंट को फ्लो करने से रोक देगा, यानी वहां पे क्या रेजिस्ट करने में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। लेकिन अब देखो, अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो, क्या हो, या अब इतना सा लेंथ हो, अब मान लो बहुत ज्यादा लंबा हो, क्या हो, बहुत ज्यादा लेंथ हो, लेंथ बहुत ज्यादा हो। अब भाई बदकिस्मती से लेंथ ज्यादा होने के कारण ये जो रेजिस्टेंस भाई साहब है, इन्होंने क्या पाया, इनको रोक नहीं पाए, इनको रोक नहीं पाए। तो कोई बात नहीं बेटा, भाग दो, कहां तक भागेगा, लेंथ बहुत बड़ी है, मैं आगे पहुंचे पकड़ लूंगा। तो ये क्या होगा, आगे लेंथ पे पहुंच जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, इसको करंट को फ्लो करने से रोक सकते हैं। यानी क्या होता है, अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। बात समझ गई, लेंथ ज्यादा तो आसानी, लेकिन अगर एरिया ज्यादा हो जाए, क्या देखो, अब ये इतना सा एरिया था, इनको आसानी हुई, इन्होंने क्या किया, सीधा एरिया आसानी, एरिया कम था, एरिया क्या था, कम था, इसको एरिया और कम करने में आसानी होगी, और इनको करंट को रोकने में भी और आसानी। अगर मान लो एरिया बहुत ज्यादा होता, क्या होता, ये बहुत ज्यादा ह्यूज बॉडी था, ये बहुत ज्यादा ह्यूज होता, तो अब कैसे रोकता है रेजिस्टेंस, अब करंट को कैसे रोकता, इनके पास तो जगह थी, जैसे लेंथ बड़ा तो उनके पास क्या था, बस एक ही डायरेक्शन है भाई, लेंथ लंबी है तो बस हम बस यहीं से जा सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या करेगा भाई, बाहर आगे जाके भी रोक सकता है। लेकिन अगर एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा एरिया है, मतलब खुला रास्ता है, खुले रास्ते में क्या होगा, करंट तो मर्जी से भागेगा ना, इधर भागे उधर भागेगा, रेजिस्टेंस कहां पकड़ेगा इसको।
रेजिस्टेंस कहाँ रोक पाएगा उसको, अगर एरिया बड़ा होगा तो। एरिया तो छोटा कर नहीं पाएगा, तो अपने हिसाब से छोटा कर पाएगा, लेकिन क्या हो, एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, इनको करंट को आसानी मिल जाएगी फ्लो करने की। जो चार्जेस है वो क्या हो गया, अपनी मर्जी से पाथ बदल बदल के इधर उधर होकर भाग सकता है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार होता है, अगर एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को इसको रोकना बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को, करंट को रेजिस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फैक्टर थे। बात समझ आ गई? चलिए, ये तो हमने फैक्टर भी समझ लिया ओम्स लॉ का, ये हमने क्या समझ लिया, फैक्टर भी समझ लिया ओम्स लॉ का। ठीक है, अब बात करते हैं, जो बात करें मटेरियल से बात करते हैं। अब कुछ मैंने बोला ना कि नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें, मैंने बोला ना नेचुरल मैटर, मैं क्या बोला, मटेरियल की भी क्या होती है, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। कुछ मटेरियल होते हैं, किसी मटेरियल क्या होती है, नेचुरली क्या होती है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। नेचुरली क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जैसे अब बात करें मटेरियल की बात करेंगे, मेटल एंड एलॉय की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेटल एंड एलॉयज की बात कर रहा हूं। कोई मेटल है या फिर उनके एलॉयज है, ठीक है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। इनकी जो मेटल होते हैं, जो एलोजन की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। कितनी होती है, 10⁻8 से लेके 10⁻6 ओम तक होता है। इसलिए क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए क्या होता है ये गुड कंडक्टर। लेकिन अब बात करूंगा इंसुलेटर की, इंसुलेटर जैसे लाइक रबर और गिलास हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। वो क्या होता है, 10⁻12 ओम से लेके 10⁻17 ओम तक होता है। इसलिए क्या होते हैं, ये पुअर रेजिस्ट कंडक्टर होते हैं। ये क्या होता है, पुअर रेजिस्टेंस होता है, और इनकी रेजिस्टिविटी हाई के कारण क्या होता है, ये पुअर रेजिस्टेंस होता है। अब चलो, अब हमारे पास मेटल, अब जो हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या क्या है, हमारे पास जो मटेरियल है वो है हमारे पास इंसुलेटर, एलॉयज एंड मेटल्स। क्या है, इंसुलेटर्स, एलॉयज एंड मेटल। ठीक है, अब इनका बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो इनका रेजिस्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे मटेरियल्स की, तीनों टाइप्स के। ठीक है, चलिए देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, मटेरियल का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहां पे आते हैं। यहां देखिए, अब मैंने एक लिया इंसुलेटर लिया, एक लिया एलॉयज और एक मेटल लिया। यहां दिख रहा है तुम्हारा सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसकी होती है, इंडक्टर की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, उसके बाद होती है एलॉयज की, और सबसे कम होता है मेटल्स का। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, मेटल का होता है। अब इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इस कारण से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इस कारण से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी यहां से करंट क्या होगा, फ्लो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अब जिसका एलॉयज होता है, यहां पे क्या होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल से ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो, अब इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, हम इसको बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे बल्ब में यूज करते हैं। अगर देखो रेजिस्टेंस क्या करेगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर वो करंट पर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्या, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगा। अब हीट को क्या कर सकते हैं, हम एज अ लाइट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, एज अ लाइट यूज करते हैं। जो हमारे पास बल्ब होता है, इस बल्ब में क्या करते हैं, जो फिलामेंट होते हैं वो क्या लगता है, टंक्शन का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टंक्शन का। टंक्शन क्यों लगाते हैं, ताकि हम इसमें क्या, तो बहुत ज्यादा करंट पास करते हैं। अब करंट पास ज्यादा करेंगे, अब और इसकी रेजिस्टेंस भी पहले से ज्यादा होती है, तो क्या होगा, इन दोनों बीच में क्या होगा, कुछ धक्का मुक्की, कुछ लड़ाई सड़ाई कुछ होगी। अब इसके कारण क्या होगी, फ्रिक्शन जैसे भी होगा। अब क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करना। इस हीट को क्या करते हैं, हम ऐसा लाइट यूज कर लेते हैं। हम जो कौन सा फिलामेंट का जो मटेरियल कौन सा आता है, वो होता है टंगस्टन का। कौन सा मटेरियल होता है, टंगस्टन मटेरियल का होता है। किसका होता है फिलामेंट, टंगस्टन का। क्यों रखता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी अच्छी खासी रेजिस्टिविटी होती है इसकी, और ये क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है, जिसके करंट को फ्लो भी करना देता है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ, जिसके कारण क्या होता है, हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है, उस हीट को क्या करता है, हम एज अ लाइट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। क्लियर। मेटल होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या रखते हैं हम, गुड कंडक्टर होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का। अब मेटल को मैं इसको इसमें यूज करूँ। अब बात समझ लो, टंगस्टन जो होता है ना, इसकी जो होती है, इसकी मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, ये भी क्या होता है, मेटल से हाई होता है। क्या होता है, मेटल से क्या होता है, हाई होता है। इसमें ज्यादा करंट जाता है, वो ज्यादा करंट को ज्यादा रेजिस्ट करता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है, इसलिए वो ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये पिघलते नहीं, और हमें क्या होता है, हमें लाइट प्रोड्यूस करके दे देते हैं। क्लियर है। और इनके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, अगर मैं इन्हें एज अ फिलामेंट यूज करूंगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट पहले से कम है, अब इनके पास रेजिस्टेंस भी कम है, लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ज्यादा करंट पास करेंगे, ज्यादा ओवर करंट दे देंगे, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये हीट ज्यादा होंगे, और क्या होगा, हीट इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा जाएगा, तो क्या पिघल के वहीं टूट जाएगा।
देखा है ना कि हमारे जो फिलामेंट होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, स्प्रिंग टाइप के, हाथ में टूट जाते हैं, लेकिन क्या होती है तो हीट होने के बाद भी क्या होता है पिघलते नहीं है। वो किसके होते हैं? टंगस्टन के होते हैं। किसके होते हैं वो? टंगस्टन या नाइक्रम, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात किया था डिक्रीजिंग ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स की। ठीक है, चलिए अब अगली और बात कर लेते हैं। अब अगला जो चलिए बात, अब ये जो टॉपिक था हमारा, इस पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। क्या कर लिया हमने? जो ओम्स लॉ था हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया और हमारा ओम्स लॉ पूरे अच्छे तरीके से खत्म हो गया। फैक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया, सब कुछ। अब बेटा अगले वीडियो में मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ। कोशिश करूंगा और अच्छा हो, आपको और मजा आए और अच्छे एग्जाम्पल लेके आऊं। तब तक के लिए इजाजत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।